नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, आज के इस लाइव और इस वीडियो के माध्यम से मिलवाने वाले हैं राजीव दीक्षित जी के साथ रहे उनके परम मित्र श्री संत समीर जी से। उन्होंने एक काफ़ी अद्भुत किताब भी लिखी है। किताबें तो कई सारी लिखी हैं, लेकिन उनकी एक पॉपुलर किताब है स्वदेशी चिकित्सा, जिसमें कि आयुर्वेदिक और बाकी के अन्य वेदों के अनुभव साझा किए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है वो। अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर हो पाएगा तो मैं लिंक डाल दूंगा, ताकि आप अमेजन वगैरह से मंगा सकें और घर पर पढ़ सकें। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कुछ वो सच्चाइयाँ भी जानेंगे जो राजीव दीक्षित जी के बारे में प्रचलित रहती हैं, लेकिन बहुत सारी कुछ अफवाहें भी हैं। तो चूँकि संत समीर जी उनके परम मित्र रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है, तो अब उनसे हम कुछ ऐसी सच्चाई भी जानेंगे जो राजीव दीक्षित जी को फॉलो करने वाले लोगों को भी नहीं पता। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, और स्वागत के बाद सबसे पहले मैंने जो प्रश्न पूछा वो यही था उनसे कि जो राजीव दीक्षित जी के साथ जब वो रहते थे तो उनका अनुभव क्या था। तो उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए क्या कहा, आइए सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और इस नाते अच्छा सवाल है कि राजीव दीक्षित के बारे में आमतौर पर लोगों को सुनी सुनाई जानकारियां हैं। ज्यादातर लोग उनसे मिले नहीं हैं कभी, क्योंकि उनके देहांत को भी काफी समय हो गया। और मैं चूंकि बहुत नजदीक था, और यहाँ तक कि मैं उन लोगों में से हूँ जो 2-4 लोग थे इलाहाबाद में। हम ही कुछ लोगों ने उनको एक तरह से भाषण दिलवाने की शुरुआत की। तो उनमें एक अद्भुत प्रतिभा थी। तो इसके बाद देश भर ने उनको सुना, और उस दौर में हजारों लोगों ने, बल्कि उनकी इतनी भीड़ होती थी, हमें ताज्जुब होता है कि तब कोई यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया का कोई जमाना उस तरह से नहीं था, तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन राजीव जी का जो व्यक्तित्व है, जो हम सबने साथ देखा, मैं एक ही उदाहरण आपको देता हूँ कि कभी वो बाहर गए थे और इलाहाबाद में लौटे। हम सब इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गांधी भवन एक संस्थान था, उसी में हम सब रहते थे। वहीं से एंटी ग्लोबलाइजेशन या पूरा जो गैट, WTO, डंकाल, या स्वदेशी विदेशी पूरा आंदोलन, पूरी रिसर्च वहीं की थी। और वहीं से ये देश में, बल्कि पूरी दुनिया में आंदोलन वहीं से गया। तो इतना नाम होने के बाद, मशहूर होने के बाद, एक बार इलाहाबाद लौटे तो मेरे एक तरह से बड़े भाई समझ लीजिए थे, 4-5 साल बड़े थे। तो मैंने कहा, भैया ये बताइए कि कितनी यात्राएं आपने ट्रेन से की हैं और कितनी हवाई जहाज से की। तो उधर की कई यात्राएं उनकी हवाई जहाज से थी। तो फिर मैंने इशारा किया, मैंने कहा ऐसा है, आज साइकिल निकालते। और मजेदार मेरे इतना कहते ही साइकिल निकाली गई, और साइकिल राजीव जी ने चलाई। और शहर में हमें किसी के यहाँ निमंत्रण में खाने पे जाना था, हम गाड़ी से, 4 व्हीलर से नहीं गए, साइकिल उन्होंने चलाई, पीछे मैं बैठा, बाकी सारे साथी जो है हम लोग वहां से गए। तो इतने साधारण तरीके से रहते थे, यहाँ तक कि कार्यक्रम कोई चल रहा हो, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, और अंत में पता चला कि दरी उठाने वाले नहीं आए, तो वो खुद भी दरी उठाने लगे। तो इतना सहज ढंग से रहते थे, कोई बनावट नहीं थी। और पहली बार जो लोग उनके पास जाते थे, देख के ताज्जुब करते थे कि इनके पास इतनी बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, और ये बिल्कुल आराम से घूम रहे। तो राजीव जी बहुत ही सहज थे, साधारण जीवन शैली थी, लेकिन स्वाभिमान इतना ज्यादा था कि चाहे वो प्रधानमंत्री भी सामने हो, बड़े से बड़ा कोई नेता हो, गलत बात को कतई वो बर्दाश्त नहीं करते थे, किसी की भी नहीं सुनते। तो एक दूसरे ढंग का स्वाभिमान था, और जो चेहरा है क्रांतिकारियों का, वो उनमें दिखाई देता था। गांधी जी के तो आश्रम में बहुत समय तक रहते ही रहे, सेवाग्राम आश्रम वर्धन। तो अब राजीव जी के बारे में बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं, तमाम तरह की किंवदंतियां हैं। लेकिन जो सच्चाइयां हैं वो थोड़ा सा ठीक है, कई चीजें आई, आंदोलन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, किसी की गलतफहमी की वजह से कुछ बातें भी होती हैं, वह सब भी हुआ। लेकिन राजीव जी व्यक्तिगत रूप से बेहद सादा जीवन, और इतनी जबरदस्त उनकी याददाश्त थी, एक बार जो सुन लेते थे, और कई बार मंच पर ही किसी न सवाल पर उनके जो खुद के सोचे हुए आंकड़े होते थे, बहुत सटीक बैठते थे। और पता चला कि 4 साल बाद वो सही निकला, कि जो राजीव जी ने कहा कि 4 साल बाद ये होगा, और वो चीज सही निकली। और एक दिक्कत और है, आजकल जो लोग राजीव दीक्षित को सुनते हैं, आमतौर पर वे उनकी चिकित्सा के बारे में बातें सुनते हैं। वह बहुत छोटा सा आंसर, बहुत छोटा सा, जो बाद में 2 साल के भीतर, करीब करीब आखिरी दिनों में उन्होंने बाघ वगैरह को लेकर बोला,
लेकिन ज्यादा भाषण उनके जो है देश, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, इन सब चीजों पर है। और वो शुरुआती भाषण तो लोग जो सुन लेते हैं, तो सुनने के बाद उस समय के नौजवान कहते थे अब हमारे हाथ में AK-47 भी दे दी। मतलब इतने क्रांतिकारी भाषण होते थे कि लोग बिल्कुल 5 मिनट के लिए सुनना हो तो 50 मिनट सुनते थे, ये वाला हाल। तो उनके जी। असली भाषण दरअसल देश की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था पर है, उनका कैसे भारतीयकरण किया जाए, कोई धर्म मजहब के प्रति दुराव नहीं उनका, सबको साथ लेकर चलने वाली उनकी वो थी। गांधी के प्रति उनकी जबरदस्त उनका अनुराग था, बाकी भगत सिंह के प्रति भी उतना ही था, सुभाष चंद्र बोस के प्रति भी उतना था। तो वो एक अद्भुत व्यक्तित्व थे और आज उनकी सचमुच असली जरूरत थी। दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है। इस समय मीडिया ने बहुत बड़ा अपना व्यापक दायरा बना लिया है, सोशल मीडिया के लोग हैं, सही चीजें दबाए भी अब नहीं दबती हैं। ऐसे समय में राजीव जी होते तो शायद व्यवस्था परिवर्तन का काम बहुत आसान होता। तो संत समीर जी ने एक किताब भी लिखी है, जैसे कि मैंने बताया था, स्वदेशी चिकित्सा नाम की। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इस किताब के बारे में भी पूछा तो क्या बोले संत समीर जी, आइए सुनते हैं। सुमित जी, ये भी एक दिलचस्प अनुभव है कि ये किताब भी वास्तव में राजीव दीक्षित जी और उनके भाई प्रदीप थे, राजीव जी के ही कहने पर मैंने लिखी थी। और उस किताब के बारे में एक और है कि मैं कोई उस तरह से चिकित्सा का आदमी पहले नहीं था, लेकिन मेरा शरीर खराब हो गया था, बचपन में कुछ हादसा हुआ था और जिसके बाद कुछ ऐसा होता है कि दुनिया में वैसे हादसे के बाद कोई बचता नहीं, आज तक कोई बचा नहीं है। 6 लोग बचे थे जिनको पहले से कुछ वैसी चीजें थी, बाकी सिर्फ मैं हूँ जो इस दुनिया में, वो भी लीक से हटकर किसी ने इलाज कर दिया था तो बच गया था। लेकिन उससे मेरे आर्गन सब धीरे-धीरे वो डैमेज होने लगे थे, मेरे एक-एक अंग धीरे-धीरे खत्म हो रहे थे। लीवर, फेफड़े, किडनी, तो मैं डायबिटिक भी हो गया था, कई सारी चीजें थी, शरीर खराब हो गया था और आज भी शरीर कमजोर है। और कुछ दिन पहले तो लोग देखते थे तो लगता था जैसे मैं किसी कब्रिस्तान से निकल के चला आया हूँ, ये वाला हाल था। डॉक्टरों ने कहा था कि मुझे 30 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहना है, उस उम्र से ज्यादा। तो तब तक समझदारी आ गई थी, तो मैंने सोचा दुनिया में रहना है तो हिम्मत क्यों हारना। तो उसके नाते मेरी कुछ दिलचस्पी ऐसी हुई, मैंने धीरे-धीरे अपनी चीजें तलाशी, अपने कॉम्बिनेशन बनाए, अपना इलाज किया। आज मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं रसगुल्ला खाने का कॉम्पिटिशन कर सकता हूँ, कोई दवा नहीं खाता हूँ। शरीर ठीक है, एक बार खत्म हो गया था, वो तो अलग बात है कि शरीर को कितना मैं वापस ले आऊंगा। बाल-वाल मेरे बड़े अच्छे थे, वो सब खत्म हो गए, तो लीवर वगैरह की वजह से। लेकिन मैं हूँ इस दुनिया में, तो जो जानता वो बहुत आश्चर्य करता, चमत्कार मानता। तो उसी में मैंने आयुर्वेद भी सीखा और ये होम्योपैथी की जानकारी जो मेरे पास आई और उसी में नेचुरोपैथी वगैरह की जानकारी मेरे पास आई। तो उसी दौरान राजीव जी ने कहा कि समीर, आप इतना लोगों की वो करते रहते हैं और इतनी अच्छी जानकारियां हैं, क्यों नहीं इस पर एक किताब लिखी जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने लिखी वो किताब, पहले वो पतली थी लेकिन बहुत ज्यादा बिकी, स्वामी रामदेव के स्टालों से भी बहुत ज्यादा बिकी। उसी नाते बल्कि स्वामी रामदेव मुझे जानते हैं, पहला परिचय मेरा उसी वजह से हुआ था, मेरे कुछ नुस्खे उनको काम के मिले थे। और उस किताब ने खैर बहुत बड़ा नाम भी कमाया, बाद में प्रभात प्रकाशन ने उसको बड़ा करके छापा। और मुझे अच्छा लगा कि जब आज जो हमारे बहुत बड़े राजनीति के और अच्छा नेता जिनको हम कहते हैं, हरिवंश जी, जो राज्यसभा के सभापति, तो उन्होंने बल्कि मुझे मेल किया शुरू के कुछ अध्याय पढ़ के कि मुझे जो है आपकी ये किताब और बाकी जो भी आपने चिकित्सा पर लिखा हो वो मुझे चाहिए। तो किताब वैसे कुछ खास नहीं है, वो किताब दरअसल एक तरह से फुटकर बातें हैं, लेकिन शुरू के कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनमें आयुर्वेद का जो त्रिदोष सिद्धांत है उसको मैंने थोड़ा वैज्ञानिक रूप से उसकी जड़ कहाँ है उसको तलाशने की कोशिश की। तो उस पर मुझे अच्छा लगा कि कई वैद्यों के, कई डॉक्टरों के फोन आए कि साहब इतना कठिन विषय को आपने इतनी आसानी से समझा दिया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी लगा कि शायद वो कुछ थोड़ी काम की किताब होगी। बाकी तो नुस्खे हैं, बीमारियों की बातें हैं, उस पर कभी मेरे मन में है कि एक वास्तव में जो किताब लिखी जानी चाहिए चिकित्सा पर, वो अभी लिखना बाकी है। वो जल्दबाजी में सब हुआ था, लेकिन एक ऐसी चिकित्सा की किताब जिसको हम संपूर्ण किताब कह सके, जिसमें आयुर्वेद की भी बात हो, नेचुरोपैथी की भी बात हो, होम्योपैथी की भी बात हो, और कहीं इमरजेंसी में अगर एलोपैथी की जरूरत पड़ती है तो उससे भी मुश्किल नहीं है, उसकी भी बात हो। और एक ऐसी किताब जो आदमी को वास्तव में स्वास्थ्य दे सके,
इसलिए ये जरूरी है कि आज हम स्वास्थ्य नहीं दे रहे हैं, बीमारियों का मैनेजमेंट करने में लगे। बीमारियां मैनेज की जा रही हैं, सेहत नहीं आ रही हमारे पास। तो डॉक्टर जितने बढ़ रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, ये वाला हाल है। तो वो किताब मेरे मन में है लिखने का। बाकी तो ठीक है, चिकित्सा मेरा एक पार्श्व का विषय है, मतलब बगल वाला विषय है। मूल विषय मेरे दूसरे हैं, भाषा वगैरह है और सारी चीजें, लेकिन सारा समाज का स्वास्थ्य हो, भाषा का स्वास्थ्य हो या शरीर का स्वास्थ्य हो, एक तरह से सब बातें तो स्वास्थ्य की ही है। तो ये स्वदेशी चिकित्सा में ये चीजें हैं, अलग अलग अंगों की देखभाल है, और जहाँ कुछ बीमारियां हैं उनके बारे में बात है, उनकी कैसे चिकित्सा हम घर में बैठ के आसानी से कर सकते हैं। उनमें सारे नुस्खे वही हैं जो हम आप आसानी से घर में बना सकते हैं, या कुछ वैद्यों के कुछ अनुभव भी हैं जो मेरे परिचित वैद्य थे कुछ, और उनके भी कुछ अनुभव हैं। तो वो सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं और कई बार लोगों ने इससे बहुत फायदा उठाया है। तो वो मेरे लिए एक उपलब्धि है। इसी प्रश्नों की श्रृंखला में अब संत समीर जी से हमने पूछा कि जो वर्तमान में चल रहे षड्यंत्र हैं, चूँकि राजीव दीक्षित जी भी एक समय में जब इन सभी षड्यंत्रों के बारे में बहुत बड़े स्तर पर बताते थे, तब भी ये संत समीर जी उनके साथ रहते थे। वर्तमान में चल रहे ये लगातार अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय षड्यंत्रों के बारे में संत समीर जी क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है इसका समाधान? आइए सुनते हैं संत समीर जी से। मेरा एक सुमित जी एक चीज है जो मैंने अनुभव किया इस पूरे 2-2.5 साल में, जिसको मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बीमारी का, लेकिन ये जो भी तथाकथित महामारी कह के जो भी चला है, तो इसमें जो मेरा अनुभव रहा है, संयोग से ऐसा हुआ कि मेरे पास लोग काफी आए, उन्होंने कहा कि आप इतना बताते हैं, होम्योपैथी में तो मैंने सेवा का एक बना रखा है कि आधे घंटे पौन घंटे जो भी है, जो भी परेशान हाल होता है, बिना कोई पैसा लिए, कोई फीस लिए, उसका मैं इलाज भी करता हूँ। तो ऐसा संजोग मिला कि मुझे 1,500 लोगों का इलाज करना पड़ा, जो मैंने अपने हाथ से किया, सब ठीक हुए, कोई दिक्कत नहीं, संक्रमण। और मेरे परिचय कुछ वायरल हुए, उनसे करीब 1.25 लाख या 1.5 लाख लोगों ने फायदा उठाया, वो भी हुआ। और उस पूरे 1.5-2 साल में मुझे संयोग से 2-2.5 घंटे से ज्यादा मुझे सोने की नौबत तक नहीं आई। रात कई बार तो पूरी रात जगना पड़ा, और मेरा वजन तक एक दुबला पतला, वैसे भी वजन और भी कम हो गया। तो लेकिन जो मैंने महसूस किया, वास्तव में ये षड्यंत्र उससे बड़ा है जितना हम सोच पा रहे हैं, उससे बड़ा। और ये षड्यंत्र ये है कि एक खास चिकित्सा की पद्धति में, चिकित्सा के सिस्टम में दुनिया को लाने की प्लानिंग है। वो प्लानिंग ये है कि आपका सब आप बाकी पैथियों को रोक दिया जाए। कई देशों में ऐसा हो चुका है, जहां आपकी जेब में अगर आयुर्वेद की कोई पुड़िया मिल जाए या होम्योपैथी की कोई दवा मिल जाए तो आपको जेल हो जाए। तो ये पूरा तंत्र है। भारत में इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कोशिशें हैं जिससे आपकी जेब से पैसा जाए, आप मेडिक्लेम करें, जैसे भी लें, ये सारी व्यवस्था उस पूरे सिस्टम में आ जाए। बाकी जो पैथियां सेहत दे सकती हैं वो किनारे हो जाएं। आप सेहत के ना मरे नहीं, मारना नहीं है, लेकिन आप निरंतर किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते रहें ताकि आपकी जेब खाली होती रहे। ये चल रहा है हिंदुस्तान में। इस महामारी का इलाज अच्छे तरीके से था, कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ तक कि बिना दवा के नेचुरोपैथी में भी थी, इलाज का पूरी पद्धति थी, और हमारे विश्वरूप राय चौधरी ने पूरी तरह से उसको साबित करके दिखाया ही। और मैंने तो जो अपने स्तर पर किया होम्योपैथी वगैरह में, ये सब आसानी से हुआ ही। तो एक तो होम्योपैथी, दूसरा नेचुरोपैथी, ये दोनों ही पर्याप्त थी। आयुर्वेद में थोड़ा सा कहने में दिक्कत इसलिए होती है कि आयुर्वेद बहुत हजारों साल पहले से हमने कोई उसमें अब तक प्रगति न के बराबर की। यहाँ तो आयुर्वेद में सर्जरी थी, दुनिया की सबसे महान सर्जरी जो कहते हैं, उतने अच्छे यंत्र आज तक हम नहीं बना पाए, तो वो सब वही ब्रेक है। तो अब हम केवल गुटका, बटी, आसव, अरिष्ट वहीं तक लगभग सीमित हो गए हैं। लेकिन आयुर्वेद तो बहुत विराट है, उसी का अंग, यूं कहिए कि नेचुरोपैथी भी उसी का अंग है। और होम्योपैथी भी दूर में जाके होम्योपैथी के सिद्धांत आयुर्वेदिक के ग्रंथों में और पुराणों में साफ साफ लिखे हुए हैं। तो ये भी सब आयुर्वेद के ही अंग है। आयुर्वेद का विज्ञान वो है ही है आयुर्वेद। तो लेकिन इसमें सारा मौजूद था, बस एक गड़बड़ हुई कि मैं अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं, जितनी मुस्तैदी से उन्होंने एक एक स्टेप पर काम किया। लेकिन ये गड़बड़ क्या हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री काम करना चाहते हैं, और जब समझ में आता तुरंत मुस्तैदी से करते हैं। लेकिन उस मुस्तैदी में गड़बड़ ये हो जाती है कि अगर सलाह कोई गलत दे दे तो मुस्तैदी से वो गलत काम भी कर जाता है। ये हुई समस्या। तो इन फार्मा ने जो है गलत ट्रैक दिया। हमारे यूं कहिए कि सत्ता को फार्मा ने मूर्ख बनाया, जानबूझ के या अनजाने में। कई बार जान बचाने के लिए, मालूम नहीं है तो वही बता रहे हैं। उसमें
जब सत्ता मूर्ख बनी तो सत्ता ने पूरे देश को मूर्ख बनाया, वरना इस देश में 10, 20, 30 हजार से ज्यादा लोगों के मरने का कोई सवाल नहीं था। सर्दी जुकाम में जैसे हर साल जितने लोग मर जाते हैं, बस उतना ही मरने का सवाल था, बाकी सब बचा लिए जाते, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य से जहां इलाज था उस तरफ देखने दिया ही नहीं गया और उसको रोक कर वहीं भेजा गया जहां साफ था कि इलाज नहीं, आज भी इलाज नहीं, तो वहीं भेजा गया, जबरदस्ती वहीं दिखाया गया। तो ये षड्यंत्र बहुत गहराई से समझने की है। इसमें एक दो चीज, एक तो देश में जो भी समान धर्मा लोग हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको कहीं से एक साथ मिलने बैठने की जरूरत है। जो भी लोग एक साथ जोड़ पाए लोगों को, एक तो वो है। दूसरा, सत्ता से या विपक्ष से किसी से नफरत की जरूरत नहीं है, उन तक जरूरी बातें पहुंचाने की जरूरत। जैसे देखिए, मेरा मानना है कई गड़बड़ियों के बावजूद, कई चीजों के बावजूद कई काम बहुत अच्छे भी किए हैं सरकारों ने, तो उनको अगर सही जानकारी होती, इसलिए हमारे यहाँ बहुत पहले कहा गया कि राजा को चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। अब वेद के नाम पे लोग किताब समझ लेते हैं, किताब से कोई मतलब नहीं। वेद का मतलब जीवन का ज्ञान, वेद धातु से बना है, आज हम किताब समझते हैं। तो जीवन का ज्ञान, जीवन की जरूरी विषयों का ज्ञान अगर राजा को, स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियादी जानकारी हो, समाज की बुनियादी जानकारी हो, इतिहास भूगोल की बुनियादी जानकारी हो, तो स्वास्थ्य की जिसको भी बुनियादी जानकारी होगी, वो इस तरह से मूर्ख नहीं बन सकता है। वो तुरंत कहता कि जरा देखो देश में कहीं और कोई तरीके तो नहीं है जिनसे ये ठीक हो सकता हो, तो तुरंत देख लिया जाता। 2-4 दिन का काम था, 4 से 10 दिन में आप परीक्षण करके देख लेते, पता चलता कि हाँ, विश्वरूप राय चौधरी के 10वीं सेंटर काम कर रहे हैं, सब मजे में ठीक कर रहे हैं, संसद जैसे लोग काम कर रहे हैं, देश में तमाम लोग कर रहे थे, तो कोई समस्या नहीं थी और पूरी दुनिया में हमारा डंका बज जाता, जो इतना हमने लाखों लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया, डरा दिया इतना ज्यादा। तो एक तो ये है। दूसरा, एक चीज मैंने और महसूस किया है कि होम्योपैथी को जब मैंने नजदीक से देखा, तो दरअसल इसको मैं यूं कहता हूं कि आयुर्वेद जीवन पद्धति है, जीवन जीने की शैली, इसी में नेचुरोपैथी भी है। वास्तव में चिकित्सा पद्धति वो होम्योपैथी है, जो चीजों मरीज को वास्तव में ठीक करती है, जड़ से ठीक करती है। और एलोपैथी इमरजेंसी है, ये कभी भी एलोपैथी की कोई दवा आज तक ऐसी नहीं बनी है जो बीमारी को ठीक कर दे, ये बीमारी को मैनेज करती है, फिर शरीर अपने को ठीक करता है। तो ये समझने की है। और सरकार अगर 2-4% भी होम्योपैथी को मदद कर दे, तो 2-4 साल में बहुत कठिन बीमारियों की ये बहुत आसान इलाज के तरीके निकल सकते हैं। और आयुर्वेद पर काम कर ले तो आयुर्वेद का तो क्षेत्र ही सब व्यापक है, आयुर्वेद में ये सब कुछ समा जाएगा कि जो कुछ साइड इफेक्ट से विहीन है वो सब आयुर्वेद ही है। तो इस तरह से हम अगर काम करें और सत्ता के साथ भी हमको जहां अच्छा है वहां खड़े होने की जरूरत है, उनके अच्छे लोगों को तलाशने की जरूरत है, जो बढ़िया लोग वहां हैं उनसे मिलने की जरूरत है, ताकि सत्ता के लोगों को अच्छी जानकारी मिले। और राष्ट्र में कोई एक तंत्र, कोई एक चीज जो एक ही पद्धति की तरफ सारी चीजें जा रही है, सारी सुविधाएं जा रही हैं, तो थोड़ा सा सेहत बचाने की तरफ काम हो जाए। अभी तो हम बीमारी से लड़ने का काम करें, तो ये बहुत आसान सा सिद्धांत जो अब साबित भी हो रहा है कि आप दरअसल जिन चीजों पर फोकस करते हैं वही चीजें समाज में बढ़ती हैं। आप समृद्धि पर फोकस करते हैं, समृद्धि बढ़ेगी। सेहत पर फोकस करेंगे, सेहत बढ़ेगी। बीमारी पर फोकस करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। तो हमारा फोकस इस समय चिकित्सा का जो है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, सिस्टम जो है, उसका फोकस बीमारी पर। तो बीमारी पर है तो दवाएं तो हम नई नई बना रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीमारियां बढ़ ही रही हैं। वो 8-10 हजार बीमारियां हो गई जो तो कुछ 100 थी। तो लेकिन यही सेहत पर अगर फोकस कर लें, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इन सबका सहज फोकस जो है वो सेहत की तरफ होता है। तो सेहत की तरफ फोकस कर ले तो बात बन जाएगी। बाकी तो तमाम सारी बातें हो सकती हैं, तमाम सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के हम सबको मिलने की जरूरत है। जो भले लोग हैं उनको एक साथ खड़ा होने की जरूरत है और सही चीज को सत्ता तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि हमारे नेता लगे कि नहीं, ये देश हमारा है और इसके लिए कुछ अच्छे निर्णय हमको लेने हैं और ये देश बहुत आगे जा सकता है। केवल कुछ छोटे छोटे काम कर लिए जाए तो यहाँ बहुत है और पद्धतियों में तरीके बहुत ज्यादा हैं जो हमको सेहत बख्श सकते हैं, दुनिया को भी रास्ता दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बताई। निसंदेह आपके अनुभव से, आपकी जानकारी से आगे की और भी आपने अनुभव को हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी जी।
जी 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 समीर जी। समीर जी। हाँ सुमित जी, एक चीज मुझे याद आई, कभी इस पर सोचना चाहिए, छोटी सी बात है। देखिए आयुर्वेद का, क्योंकि आपने जिक्र ही वहीं से किया था, आयुर्वेद का जो त्रिदोष सिद्धांत है ना, वो इतना मजेदार है, उसमें सारी चीजें समा जाती हैं। और जैसे पंच महाभूत हम कहते हैं ना, आकाश, पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि, इन सबसे जो ये शरीर बना है, इन पंच महाभूतों से ही ये त्रिदोष बने हैं, कफ पित्त वात। तो ये जो पंच महाभूत हैं जिनसे हम बने हैं, ये सृष्टि, ये सारी चीजें बनी हैं, वही चीजें शरीर जिससे बनी है, वही लक्षण ये व्यक्त भी करता है। तो ये कफ, पित्त और वात, जैसे कफ जो है वो पृथ्वी और जल से मिलकर बना है, पित्त जो है अग्नि से बना है, और वात आपका जो आकाश और वायु से बना है। इसी नाते वात में जो है, जो ये तंत्र अगर पहचान लिया जाए ना, तो सेहत का सही रास्ता मिल जाएगा कि शरीर आपका किस प्रकृति का है। तो वात वाले का क्या स्वभाव होगा, पित्त वाले का क्या स्वभाव होगा, कफ वाले का क्या स्वभाव होगा। तो इन सबके स्वभाव वही होंगे जो नेचर में हवा का स्वभाव है, आकाश का स्वभाव है, आग का स्वभाव है, पानी का स्वभाव है और पृथ्वी का स्वभाव है। तो ये चीज दिलचस्प है शरीर में, इस पर कभी लंबी बात हो सकती है, लेकिन ये अगर आयुर्वेद का ये मूल समझ लिया जाए ना, तो ये चिकित्सा का कई तरह से मूल बात समझ में आ जाती है और संतुलन का रास्ता हमको मिलने लगता है।